अब मेरे पास मेरी पीछे क्लाइंट आई, उनके भाई ने सुसाइड की, उनके फादर ने सुसाइड की, उनकी मदर सुसाइडल थॉट्स पे आ गई हैं। 2-3 बार उनको पकड़ चुके हैं कि वो सुसाइड करते करते उनको रोका। इनके घर में बन रहा था पितृदोष, तो मैंने इनके बुलाया पितरों को। जैसे ही मैंने आंख बंद करके प्रेयर करवाई इनसे, इमीडिएट इनका ब्रदर मेरे सामने आ गया और मैंने उनसे पूछा कि ये लड़का दिखा है, बिल्कुल पतला है, चेक शर्ट पहन रखे, उसका ये निकला हुआ है। वो लड़की इमीडिएट रोना शुरू हुई और उसने कहा कि ये मेरा ब्रदर है, इसने सुसाइड किया। यूजुअली जो नेगेटिविटी, अब यहाँ पे नेगेटिविटी, यहाँ पे भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर वो भी है तो भी वो यूजुअली कॉर्नर्स के अंदर ही डेवलप होती है, वो कॉर्नर्स के अंदर ही बैठती हैं। आप देखो, कोई अगर जिसके ऊपर नेगेटिविटी है, जिसको नेगेटिविटी फील होती है, उसको किसी कोने में ही क्यों फील होती है यूजुअली, है ना। तो आप कोनों के अंदर, घर के कांच के बाउल के अंदर कपूर रखना शुरू कर दो। हाँ तो भाई, स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में, नए सेट पे। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका मैम। इनके साथ हमने पहले 2 बहुत ही मज़ेदार एपिसोड्स करे हुए हैं, जहाँ पे मैम ने हमें एक्सप्लेन किया था माँ काली हीलिंग के बारे में, और वो हमारा काफ़ी मज़ेदार पॉडकास्ट था। तो हमने कहा क्यों ना मैम को फिर से बुलाया जाए। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो पे, नए सेट पे। थैंक यू। स्वागत है मैम। कैसी लग रही है आपको नए सेट की वाइब? बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव है, बहुत नाइस। और वैसे नवरात्रों में ओपन किया है तो माता रानी का तो आशीर्वाद वैसे आने वाला है। मैम, आप आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं आज हमारे लिए। आप बता रहे थे ब्लड लाइन हीलिंग, इट्स अ टर्म जो आपने ऑफ कैमरा हमें बताया, ये होता क्या है, थोड़ा उससे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। सो ब्लड लाइन रीडिंग और हीलिंग बेसिकली क्या होता है कि पहले हम समझते हैं ब्लड लाइन क्या है ना। ब्लड लाइन जो आपके खून में चलती आ रही हैं चीज़ें, है ना, ब्लड लाइन में चलती आ रही हैं। अब ये कौन सी चीज़ें जो हमारी ब्लड लाइन में चलती आ रही हैं? जैसे कि आपकी लाइफ के कोई सेम पैटर्न, सेम चलते ही आ रहा है, वो ठीक नहीं हो रहे। सेम चीज़ें आपकी फैमिली में होती आ रही है, जैसे कि घर के अंदर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही, या फिर घर में जिनकी शादी हो रही है उनके डिवोर्स हुए जा रहे हैं, ठीक है, या घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं कि या तो अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं, या फिर जो हो रहे हैं उनका मिसकैरेज हो रहा है, या फिर डिले हो रहे हैं। तो ये सारे पैटर्न सेम सब फैमिली मेम्बर्स के साथ चलते आ रहे हैं। तो मतलब ये आपकी ब्लड लाइन में चलते आ रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये आपकी प्रॉब्लम चलती आ रही हैं, ठीक है। तो अब ये क्यों आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत है। इसको अगर हम शॉर्ट में कहें, जिसे हम कहते हैं पितृदोष, यूजुअली लोग कहते हैं पितृदोष, लेकिन वो बताते नहीं है पितृदोष क्यों है। आपने सुना होगा, 10 लोगों ने बोल दिया होगा कि जी ABC पर्सन के यहाँ पितृदोष बन रहा है, लेकिन क्यों बन रहा है, किस रीज़न से बन रहा है वो तो बताओ, है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पितृदोष बन रहा है। अब यहाँ पे हम बात करें पितृदोष की। सो पितृदोष हमारा 2-3 तरीके से बनता है। पहला, जो हम अपनी पास्ट लाइफ के कर्मास अपने साथ लेके आए हैं, उससे आपके कोई ना कोई दोष बनेगा, जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में प्रॉब्लम होगी। दूसरा, कि आपके एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसा किया है, एंसेस्टर यहाँ पे कि आपके जो बड़े बूढ़े थे, आपके जो पूर्वज थे, उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जिसका दोष आपको लगा हुआ है, वो आपकी पीढ़ी में चलता आ रहा है। तीसरा होता है कि आपके खुद के इस जन्म के कर्म, ये भी आपका पितृदोष बनाता है। ये कुंडली के हिसाब से भी बनता है, अगर आपके पिछले जन्म में होंगे तो भी वो कुंडली में दिख जाएगा, इस जन्म में होंगे तो भी वो कुंडली में दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगी। एग्जाम्पल के लिए, 2, 5, 9, 12वें घर में अगर आपका राहु बैठा है, समझ लेना आपके 100% पितृदोष है, ठीक है। अब ये पितृदोष क्या करवाएगा आपके, या तो आपकी फैमिली के अंदर बच्चे नहीं होने देगा, होंगे तो कोई टेक्निक से, जैसे IVF, IUI, इस तरीके से होंगे, या फिर बहुत डिले होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से पितृदोष ये आपके ही कर्मों का बन गया। अब जब पितरों का बनता है, जो हमारे पूर्वज हैं उनका पितृदोष बनता है, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि आपके घर में जो बच्चे हुए, या तो वो जिएंगे नहीं, या डिले होंगे, या फिर आपके घर में चीज़ों में दिक्कत आएगी, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे मेंटली है, या रिलेशंस में है, ठीक है। अब लोग कहते हैं मैम हमारे घर के अंदर आपस में झगड़े भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, ठीक है, कलेश भी हो रहे हैं, पैसे की भी दिक्कत आ गई, सारी परेशानियाँ एक साथ आ गई। अब उन लोगों को पता है क्या लगने लगता है, और लोग पागल बना भी रहे हैं इस नाम पर, कि आपके घर में तो ना भूत बाधा है, आपके घर के अंदर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके ऊपर ईवल आई हुई है। ये लोग कह के यूजली पागल बना देते हैं आज की डेट में, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं जान रहे कि आपके घर में हो सकता है या तो आपके कर्मों से पितृदोष बन रहा है, या आपके पूर्वजों की वजह से पितृदोष बन रहा है। अब इस सिनेरियो में यहाँ पे मेजर रोल जो आता है, यहाँ पे मैं करती हूँ ब्लड लाइन हीलिंग। अब ब्लड लाइन हीलिंग क्या होगी यहाँ पे, कि आपके ही पितरों को मैं बुलाऊंगी,
मैम किसी ना केस के एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि अब मेरे पास एक मेरी पीछे क्लाइंट आई, उन्होंने बोला मैम उनके भाई ने सुसाइड की, उनके फादर ने सुसाइड की, उनकी मदर सुसाइडल थॉट्स पे आ गई हैं, 2-3 बार उनको पकड़ चुके हैं। ठीक है, कि वो सुसाइड करते करते उनको रोका। इनके घर में बन रहा था पितृदोष। इनसे पूछा गया तो मैंने इनके बुलाया पितरों को। जैसे ही मैंने आँख बंद करके प्रेयर करवाई इनसे, इमीडिएट इनका ब्रदर मेरे सामने आ गया। ये प्रेयर मतलब हमारे मंत्र होते हैं, नॉर्मल मंत्र? नहीं, मंत्र नहीं होते, एक प्रॉपर प्रेयर होती है। कौन सी लैंग्वेज, कौन सी? आपके ऊपर डिपेंड करती है, वो मैं आपकी लैंग्वेज में ही करवाऊंगी। इंडियन साइंस है? इंडियन साइंस है। अच्छा, ये इंडियन साइंस है। आज तक आई हैव नो आइडिया कितने लोग करते हैं, बट मेरे पूरे हीलिंग कम्युनिटी में देखूं तो आई एम द फर्स्ट वन जो पितरों को डायरेक्ट बुला रही है। ठीक है, विदाउट एनी। ये आकाशिक रिकॉर्ड जैसा है? आकाशिक और ये दोनों डिफरेंट हैं। अच्छा, आप देखो, मैं फ़र्क बता देती हूँ आगे एक्सप्लेन करने से पहले। आकाशिक में क्या होता है, आप प्रेयर पढ़ते हो और प्रेयर में आप कहते हो मास्टर, टीचर एंड लव वंस, ये 3 ही आपको गाइड करते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके जो लव्ड वन हैं, जो आपके एंसेस्टर हैं या जो चले गए हैं इस दुनिया से, वो आए या ना आए, उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन ब्लड लाइन में जब आप अपने पितरों के बारे में बात करते हो तो आप डायरेक्ट पितरों को बुलाते हो। अच्छा, डायरेक्ट पितरों को बुला रहे हो कि यहाँ पे 100% की श्योरिटी है कि आपके पितर आएंगे ही आएंगे। अब जब आपके पितर आएंगे तो वो आके बताएंगे कि परेशानी क्या है और वो ही सोल्यूशन देंगे। जगह 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 भागने से अच्छा है सीधे पितरों से पूछो ना कि क्या सच में पितृ दोष है। तो जब वो आते हैं तो आप ही को महसूस होते हैं या फैमिली को भी होता है महसूस? फैमिली को भी। अभी मैं वही बता रही हूँ, जिनकी मैंने ये रीडिंग की, जैसे ही मैंने रीडिंग करने बैठी तो उनके ब्रदर जो हैं मेरी आंखों के सामने आ गए। मैंने कहा मुझे कि अब देखो आप मेरे को मेरी वेबसाइट से बुक कर रहे हो ब्लड लाइन हीलिंग, आपने मेरे से उससे पहले कोई कॉन्वर्सेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, मेरे को आपकी फैमिली के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने सीधे बोला एक कोई पतले व्यक्ति आए हैं जिन्होंने चेक की शर्ट पहनी है और उन हर कोई ना अपना एक स्पेसिफिक चीज़ दिखा के जाता है। उन्होंने ना अपने गले की तरफ यूँ किया, तो जैसे ये बना हुआ होता है ना, ये बॉयज़ में हो जाता है ना, आवाज़ निकलती है तो थोड़ा सा ये बोन ऐसे हो जाती है। उसने मेरे को यूं करके दिखाया और मैंने उनसे पूछा कि ये लड़का दिखा है बिल्कुल पतला है, चेक शर्ट पहन रखे है, उसका ये निकला हुआ है। वो लड़की इमीडिएट रोना शुरू हुई और उसने कहा कि ये मेरा ब्रदर है जो ये आया है, इसकी सुसाइड हुआ है, इसने सुसाइड किया है। ठीक है, अब इनकी मैंने हीलिंग की, इनसे पूछा इनके घर में क्या परेशानी है, सारा प्रोसेस किया। आपने मुझे अपनी फैमिली मेम्बर जो जा चुके हैं नाम नहीं बताया उनके, यहाँ पे मेरे को बाकायदा एंसेस्टर नाम देते हैं आके कि मैं ये हूँ, पूछो इनसे। उन्होंने नाम दिया कि मैं सावित्री हूँ, पूछो इनसे। मैंने उनसे पूछा कि ये कोई लेडी आई हैं, इनका नाम सावित्री कौन है? कहती है मेरी बुआ है। ठीक है, अब उनसे पूछा कि क्या करना है, उन्होंने एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम बताया, थोड़ा वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती। ठीक है, उन्होंने एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम बताया कि इससे दूर रहना। मैंने कहा क्या ये है? उन्होंने कहा यस मैम, इसने तो मेजर हमारी लाइफ में इशू क्रिएट कर रखा है। फिर उन्होंने बताया कि उपाय हमें क्या क्या करने हैं, वो सारे उपाय बताए। तो उपाय भी एंसेस्टर्स ही बता रहे एक तरीके से कि आप ये रेमेडी कर लो? एंसेस्टर बता के जा रहे हैं, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही, कुछ नहीं कर रही, जो बता रहे हैं सब एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आप ये उपाय करो, ये जो परेशानी हो रही है इस परेशानी से आपकी ये परेशानी ठीक हो जाएगी। अच्छा मैम, वैसे अक्सर कहा जाता है पितृदोष जब होता है, जैसे आप पितृ जो परेशान करते हैं कि यार चलो कोई फंक्शन था, उनको कुछ दान नहीं करा, उनके कपड़े नहीं चढ़ाए, उनका पहले भोजन नहीं निकाला, तो ये तो मेजर प्रॉब्लम्स यही मेजर हैं, ये है बिल्कुल हैं, हमें याद नहीं रहता। जैसे एक क्लाइंट के मेरी, उनकी मैंने रीडिंग की, पहले ब्लड लाइन रीडिंग की और उसके साथ ही फिर, क्योंकि मैं क्या करती हूँ जहाँ मैंने रीडिंग की इमीडिएट मैं हीलिंग शुरू करवा देती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि अच्छा आपके पितृ दोष आ रहा है तो आपको इतने पैसे और देने पड़ेंगे या ये करना पड़ेगा उपाय करने के लिए, इमीडिएट ऑन द स्पॉट रेमेडीज़। तो अब इनसे पूछा, इनके फादर आया और वो ना यूँ करके चेयर पर बैठ के पैर हिला रहे थे। मैंने कहा ये शादी के अंदर मुझे दिख रहे हैं, फंक्शन के अंदर, ये कौन है? इन्होंने कहा, मैंने उनको हुलिया बताया कि ये ऐसे दिख रहे हैं। उन्होंने कहा ये मेरे फादर हैं, जो आप बता रहे हो एग्जैक्ट ये मेरे फादर हैं। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने देखा इनके फादर, मैंने कहा ये शादी के अंदर बैठे हुए हैं, बताओ। कहते हैं शादी में क्यों बैठे हैं हमें नहीं पता। उनसे पूछा, फिर उनके फादर से पूछा कि आप शादी में क्यों बैठे हो ये बताओ, और आप ऐसे क्यों बैठे हो गुस्से में। उन्होंने कहा पितरों के कपड़े आते हैं हमारे यहाँ, जब शादियाँ होती हैं, अगर आपने देखा हो हिंदू धर्म में जिनके यहाँ पितरों की पूजा होती है
तो शादी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले पितरों के कपड़े आते हैं, मतलब देवी देवताओं से भी पहले, जो आपके घर के देवी देवता पूजन होती है उनसे पहले भी पितरों की पूजा होती है। यहाँ पे ये पितरों के कपड़े आए ही नहीं। ओके। उन्होंने कहा मेरे कपड़े नहीं आए हैं पितरों के, तो मेरा मतलब नहीं बनता यहाँ पे, तो मेरा वो कमी रही है, मुझे बताओ। उनकी अमावस्या पे जो कपड़े थे, जो पूजा पाठ थी, वो सारी करवाई। नाउ थिंग्स आर बेटर। और वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहे थे? जिसके कपड़े नहीं आए थे, जिस लड़की की शादी में 6 साल से उसकी शादी के अंदर कलेश हो रखा था। 6 साल से वो लड़की आती थी अपने ससुराल से, 2 महीने 3 महीने रुकती थी, फिर वापस अपने मायके, फिर रुकती थी, फिर वापस मायके। अब चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, अब 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की आराम से रह रही है। तो ब्लड लाइन हीलिंग में हम ये कह सकते हैं कि आपको जैसे रेमेडीज भी उन्हीं के थ्रू मिल रही हैं, तो आपको एक पक्का से श्योर शॉर्ट सोल्यूशन मिल रहा है। यस, श्योर शॉर्ट। आकाशिक में नहीं मिल पाता आपको? आकाशिक में डिपेंड करता है मास्टर, टीचर और लव वंस पे। वहाँ पे श्योर शॉट आपको कोई वो नहीं मिलता, उनकी मर्जी होती है, वो बताएंगे बताएंगे, नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे। लेकिन ब्लड लाइन हीलिंग में श्योर शॉट। और सबसे बड़ी चीज़, ब्लड लाइन हीलिंग में आपके खुद के घर के पितर आ रहे हैं ना, आपको श्योरिटी दे रहे हैं। मेरे को नाम दे के जाते हैं, नीलम, कला, सावित्री और शुभांगी, इस तरीके से पूरे नाम दे के बता के जाते हैं कि ये नाम है मेरा, पूछो। क्योंकि मुझे तो किसी का बैकग्राउंड नहीं पता ना, कुछ नहीं पता। मेरे क्लाइंट्स खुद ना शॉक्ड होता है कि आपको ये नाम कैसे पता चले, ये तो हमारे ये हैं, ये तो हमारे वो हैं। मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी पितर आना ही नहीं चाह रहे, आप उनसे कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे। जो प्रेयर है उसमें आती ही आते हैं। आज तक टचवुड जितनी मैं ब्लड लाइन हीलिंग कर चुकी हूँ उसमें ऐसा कोई सिनेरियो नहीं हुआ। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं माँ काली की भी पूजा करती हूँ ना। दूसरा, एक प्योरिटी पे भी आपके डिपेंड करता है। तीसरा, जो आप कर रहे हो ब्लड लाइन हीलिंग, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दीपक आ रहे हैं ब्लड लाइन हीलिंग करवाने में, ये कितना चाहते हैं कि इनके घर परिवार की परेशानियां ठीक हों, इस पे भी निर्भर करता है। अगर आप टेस्ट करने आ रहे हो, ठीक है चलो चेक कर लेते हैं, होता भी है नहीं होता है क्या नहीं, तो मतलब आप चाहते नहीं हो चीज़ें ठीक करना। बट आज तक कभी हुआ ही नहीं कि मैंने ब्लड लाइन हीलिंग की हो और किसी के एंसेस्टर ना आए हो। बट जो मतलब ये आप बताते हो कि आपको ब्लड लाइन हीलिंग की ज़रूरत है किसी को, या फिर वो खुद ही बुक करते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत है? पता कैसे चलता है कि क्योंकि जो परेशान है उसे तो सिर्फ परेशानी पता है ना, सोल्यूशन तो आप दोगे, तो कैसे रहता है? बिल्कुल, देखो बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप डायरेक्ट ब्लड लाइन हीलिंग बुक कर सकते हो अगर आपकी फैमिली में सेम पैटर्न हो रहे हैं। एग्जाम्पल देके बताती हूँ, वन ऑफ माई क्लाइंट जिनके घर के अंदर जितनी लड़कियों की शादी हुई उन सबके डाइवोर्स हुए, किसी की शादी नहीं टिकी, है ना। इस सिनेरियो में सेम पैटर्न चल रहा है सबकी लाइफ में, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप ब्लड लाइन हीलिंग करवाओ कि ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है कि, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ब्लैक मैजिक होगा तो वो शादी भी नहीं करने देगा, समझ रहे हैं आप, या फिर और कोई दिक्कत होगी वो शादी तक बात ही नहीं पहुँचने देगा। अब यहाँ पे शादी होके और जो क्या हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है। आप यहाँ पे चले जाओ। मैम ये फिर भी थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लग रहा मेरे को कि जैसे अगर शादी नहीं हो रही है, मतलब डिवोर्स हो रहे हैं, तो ब्लड लाइन हीलिंग ही क्यों करवाएं। जैसे वहाँ पर ये था कि चलो उनकी शादी को 6 साल हो गए, बन नहीं रही है आपस में, तो ब्लड लाइन हीलिंग पितृदोष ही होगा। वो तो या तो कुंडली देखी जाए या फिर कुछ उनके सपनों में कोई आ रहे हैं उनके दादाजी वगैरह, तो समझ में आता चलो पितृ परेशान कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कन्विंसिंग कम लग रहा है। ये कहाँ लिखा है कि अगर आपके पितृ परेशान हैं या परेशान कर रहे हैं तो ही आपके पितृदोष है? तो एटलीस्ट हमने तो ये सुना है अक्सर कि यार सपनों में आते हैं या फिर अपनी वो दिखाते हैं अपनी प्रेजेंस किसी तरीके से। अगर होता तो 6 साल में उस लड़की को नहीं दिखा देते। और शादी खराब होना हमेशा पितृदोष ही है? नहीं, हमेशा नहीं है पितृदोष, बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ ना कि सेम पैटर्न चलते आ रहे हैं आपकी लाइफ में। उसने पहले मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग करवाई, तब जाके पता चला कि इसके पितृदोष बन रहा है, ठीक है। तब उसने फिर मैंने उसको सजेस्ट किया कि तू ब्लड लाइन हीलिंग पे जा, तेरे पितरों को बुला के हम चेक करेंगे कि क्या इशू है एग्जैक्टली, ठीक है। जिन चीज़ों में सेम ही पैटर्न है, अब इसकी फैमिली के और बच्चों में शादी नॉर्मल चली है, इसी के में तो ये मेरे पास आई थी बेसिकली टैरो कार्ड रीडिंग करवाने, तब जाके इसका ब्लड लाइन हीलिंग हुआ। जिनमें इन्होंने डायरेक्ट हीलिंग करवाई है, ठीक है, ब्लड लाइन हीलिंग करवाई है, मेरी रीडिंग करवाई है, जो ये और सिनेरियो बता रही हूँ मैं, इन्होंने मेरे से टैरो नहीं करवाया। सुसाइड केस, सबके ही घर में सुसाइड क्यों हो रहे हैं, ठीक है। या फिर दूसरा सिनेरियो जहाँ पे सबके मेजर हेल्थ कंसर्न सेम ही है, ब्लड से रिलेटेड, सबके ब्लड से रिलेटेड। अब ये जो जिनके मैं ब्लड से रिलेटेड बता रही हूँ कंसर्न, यहाँ पे ये सिनेरियो था कि फैमिली में जितने ही लोग थे, जितने लोग, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चाहे फीमेल की शादी होकर वो दूसरे घर में चली गई, सबको ब्लड से रिलेटेड इशू हो रहे थे। चाहे वो ब्लड कैंसर हो या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल हो, बीपी के हो,
जितने, और कोई बीमारी नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी सब चीज़ें कर रहे हैं, बट स्टिल ब्लड इशू हो रहे हैं उनको। जब उनकी हीलिंग की गई, उनकी रीडिंग की पहले, तो वहाँ पे पता चला उनके एंसेस्टर्स की तरफ से ये प्रॉब्लम आई है। उन्होंने बाकायदा दिखाया कि एक टाइम पे किसी ने उनसे कुछ मांगा, उन्होंने वो नहीं दिया, वहाँ जाके उनका कर्ज लगा। अब यहाँ पे उनकी रेमेडी, एक सिंपल रेमेडी उनकी बता देती जो आई थी ऑन कैमरा। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपने जिसके साथ नहीं किया, एक छोटा बच्चा था जिसके लिए इन्होंने गेट नॉक किया, उन्होंने गेट नहीं खोला, बाकायदा गेट दिखाया, नाम बताया, ये नाम है जिनका, ये पर्सन है जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, और गेट नॉक किया था। उन्होंने कंफर्म किया यस ये हमारे दादाजी हैं, बाकायदा उन्होंने ये कंफर्म किया। तो जिन्होंने ये गेट नहीं खोला था, जैसे कि मेरे पास आए ये, इन्होंने बोला कि मेरे को कुछ खाने को चाहिए तो मैं ये गेट नॉक कर देता हूँ, मैंने वो गेट नहीं खोला, इन्होंने मुझे कर्ज किया। इनके पास एक छोटा बच्चा था जिसको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज थे और उसको ज़रूरत थी, इन्होंने मुझे कर्ज किया कि सब कुछ होते हुए तेरे पास तो मुझे नहीं दे रही है, तेरा खानदान भुगतेगा। अब जब इनकी ये रेमेडी आई तो ये जो बच्चा था और ये जो फादर था, इससे माफ़ीनामा लिया गया, इनको भी बुलाया गया, फिर इनसे माफ़ी मंगवाई कि ठीक है जो हुआ जाने अनजाने में हुआ, अब इनको बख्शो। फिर उसका एक और प्रोसेस था जो ऑन द स्पॉट करवाया गया। अब उनकी घर की ब्लड से रिलेटेड कंसर्न्स धीरे धीरे सॉल्व होने शुरू हो गए। इस तरीके से जो सेम पैटर्न आपकी लाइफ में चलते आ रहे हैं ना, जिनका आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लिया, सब कुछ करवा लिया और आपको लग रहा है कि नहीं, या फिर आपको किसी ने, आपने कहीं रीडिंग करवाई, कुछ भी करवाया और किसी ने आपको बोल दिया कि आपके पितृ दोष बन रहा है, तो आप डायरेक्ट ब्लड लाइन हीलिंग बुक करके पूछो कौन सा पितृ दोष बन रहा है, क्या रीज़न है, हमारा खुद का बन रहा है, हमारे पितरों के द्वारा बन रहा है, हमारे कर्म का बन रहा है, कैसे बन रहा है। और अगर एक फैमिली में सिर्फ फीमेल ही बॉर्न हो रही हैं या फिर मेल्स ही बॉर्न हो रहे हैं, उस केस में इस सिनेरियो में भी पितृदोष हो सकता है कि आपके घर के अंदर कोई ना कोई ब्लड लाइन के अंदर मेल से रिलेटेड इशू है। वन ऑफ माय क्लाइंट, इन्होंने वो करवाई ब्लड लाइन हीलिंग, इनके अंदर सिनेरियो ये आया, इनकी फर्स्ट वाइफ मर गई, ठीक है, ये दूसरी वो देखने गए, लड़की देखने गए। ये मेरे टैरो के स्टूडेंट से भी मैंने डिस्कस किया जब ये ब्लड लाइन हीलिंग की, तो जब मैं टैरो सिखा रही थी तो उसी दिन का सिनेरियो था ये। तो अब जैसे ये हैं, इनकी फर्स्ट वाइफ, भगवान ना करे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि इनकी फर्स्ट वाइफ जो है उनकी डेथ हो गई। अब ये सेकंड लड़की जो है सेकंड मैरिज के लिए जा रहे हैं देखने। जिस लड़की को देखा, अब होता है ना कि दूसरी शादी हो रही है, ये इस लड़की की पहली शादी थी, इसके हाथ में कुछ फोड़ा टाइप, दाने दाने टाइप होते हैं, वो थे। इन्होंने उसको देख के कह दिया अरे पागल है, इससे कोड़ी से कौन करेगा शादी, ये कह के आ गए। फ़र्क नहीं पड़ा उस टाइम पे, तो कोई बात नहीं, बोल दिया। अब इनकी जो इनकी शादी तो हो गई, लेकिन इनके घर के जितने भी लड़के थे, जितने भी जवान लड़के, जैसे उनकी शादी का टाइम, सबको सेम प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, हाथों पे दाने। और ये इन्होंने कहा कि सबके ये मस्से, और ये मस्से क्या होते हैं, मोल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये बड़े बड़े फफोले टाइप, बड़े बड़े दाने, और एक ही हाथ में। अच्छा जी। डॉक्टर ट्रीटमेंट करवा लिया, सब कुछ नहीं ठीक हो रहे। पूछा, बुलाया पितरों को, पूछा कहाँ से ये शुरुआत हुई है, कौन सी जनरेशन से हुई है, कैसे हुई है, तब जाके पता चला ओके यहाँ पे परेशानी थी। फिर यहाँ पे इनकी रेमेडी करवाई गई। बाप रे, क्या रेमेडी कराई थी आपने उस टाइम? वो उन्होंने ही बताई थी। पितरों में हर किसी की अलग आती है, अच्छा, सेम नहीं आएगी। अब आपके पितर जो है वो जिस चीज़ से नाराज़ हैं वही तो बताएंगे ना, या फिर आपके पितरों द्वारा जो गलती की गई है उसका समाधान वही बताएंगे, इनके ये बताएंगे, मेरे को बताएंगे। इस तरीके से तो पितृ दोष में जेनरिक रेमेडी कभी किसी की हो ही नहीं सकती। लोग कहते हैं ना कि ये कर ले तो ठीक हो जाएगा, वो कर ले तो ठीक हो जाएगा, कभी नहीं हो सकती। कि दोष किस चीज़ से लगा हुआ है आप वो देखो ना। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि ब्लड लाइन हीलिंग हमें सिर्फ क्या पितरों के लिए, अब आपके यहाँ पे कर्ज भी तो हो सकते हैं ना। जैसे कि मैंने बताया ना कि हमारे खुद के कर्म है ना, हमारे पिछले कर्म या फिर हमारे एंसेस्टर के कर्म। यहाँ पे अब हम जब बात कर रहे हैं अपने कर्ज की, कि हमें कर्ज मिला है। अब एक क्लाइंट थी, इन्होंने रीडिंग करवाई, जिनके पास थी बिल्लियाँ बहुत सारी। ये जब अच्छी एज में थी, मतलब जैसे 20-30s की एज में, इनके पास थी बहुत सारी बिल्लियाँ। अब बिल्लियों को इनको पालने का था शौक़। उनमें से जब इनकी हम हीलिंग करने लगे, रीडिंग करके मैं हीलिंग करने लग गई इनकी ब्लड लाइन, तो ये मेरे को दिखी एक बिल्ली को गोद में लेते हुए। मैंने पूछा क्या आपके, मेरे को ये बिल्ली क्यों दिख रही है? इन्होंने कहा मुझे बिल्लियों का बहुत शौक़ है, और लेकिन अब नहीं, मैं बहुत पहले रखती थी, क्योंकि यहाँ पे इनके सिर्फ और सिर्फ हेल्थ कंसर्न्स बने जा रहे हैं, डॉक्टर ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं
किसी भी कंसर्न पे, डॉक्टर ट्रीट ही नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे और कंसर्न भी क्या है, साइकिक, सारे मेंटली हो रही हैं सारी चीज़ें, खुद ही से लग रहा है ये है मेरे ऊपर। वो मेरे पास आई थी कि मैम मेरे को आप ना हीलिंग कर दो, मेरे को ब्लैक मैजिक हो रखा है, इनको खुद से लगता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, साइकिक हो रही हैं सारी चीज़ें। मैंने कहा कि मुझे इंट्यूटिवली कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप ब्लड लाइन हीलिंग करवाओ, ठीक है। अब मैंने जब इनकी ये करा तो मैंने पूछा कि ठीक है देखते हैं आपका क्या है। यहाँ पे देखा मैंने कि ये खुद दिखी मुझे ब्लड लाइन हीलिंग में, ये मुझे खुद ही दिख रही हैं, यहाँ पे और कोई नहीं दिख रहा, यहाँ पे इनके एंसेस्टर्स नहीं है, ये खुद ही दिख रही हैं और इन्होंने एक बिल्ली को पकड़ रखा है। मैंने पूछा आप बिल्ली लिए हुए मुझे गोद में दिख रहे हैं, कह रही मैं जब जवान थी मैं तब बिल्लियाँ रखती थी। मैंने कहा अब ये बिल्ली एक कोई कूद गई है, कह रही है कूद गई मतलब। मैंने कहा आपने फेंकी है ये बिल्ली, अब ये बिल्ली है, कहते हैं मैंने फेंकी है। बहुत देर तक इन्हें याद नहीं आया कि मैंने फेंक दी, क्या किया मैंने क्या नहीं किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब पता लगा तो इन्होंने किसी बिल्ली को ऐसे गुस्से में, क्योंकि वो एक होते हैं ना कुछ बिल्लियाँ होती हैं बहुत खुकार होती हैं, वो खुकार बिल्ली थी, इनको उसने बाइट किया होगा, इन्होंने उसे फेंक दिया। अब जब फेंका ना, फेंकते उस बिल्ली की डेथ हो गई क्योंकि एजिड थी वो बिल्ली। अब बिल्ली का कर्स इनको लगा है, उस बिल्ली की जो है, बिल्ली का जो कर्स इनको लगा उसने इनको साइकिक डिसऑर्डर्स दे दिए सारे। और समझे, बताओ। एनिमल्स, इसीलिए हम कहते हैं ना किसी जानवर को मत मारो, किसी जानवर को दोष मत करो या उस पर अत्याचार मत करो, उनके भी दोष, उनके भी कर्स, उनके भी दी गई बद्दुआएं आपको लगती हैं। अब उस बिल्ली की क्या गलती थी, अब बिल्ली का स्वभाव है हाथ पंजे चलाना, मुंह चलाना, वो उसका स्वभाव है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब पाल रहे हो, आपने इतने टाइम से रख रखे, आपको पता होना चाहिए ना उसके बारे में। इन्होंने उसको फेंक दिया, फेंकते उसकी डेथ ऑन द स्पॉट, और उसके बाद शी डजंट डू एनीथिंग फॉर हर। उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसका कर्स लगा, उसका कर्स, क्योंकि आप देखोगे बिल्ली को हम साइकिक एबिलिटीज़ के लिए बहुत मानते हैं, एक वुल्फ और एक कैट, ये दो साइकिक एबिलिटी के लिए बहुत ही हाईली रिकमेंडेड होती हैं, है ना। तो जब हमने पूछा उनसे, उनसे ही उनके एंसेस्टर्स को बुलाया और बड़े एंसेस्टर्स को बुलाया, उनको पूछा, तब उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे कर्स लगा हुआ है। फिर हमने उस कर्स के लिए उन्हीं के एंसेस्टर से पूछी रेमेडी और फिर उसको कंप्लीट करवाया। अच्छा, अब जो उनको साइकिक एबिलिटी की मेडिसिन भी नहीं लगती थी ना, वो लगनी स्टार्ट हुई हैं। अच्छा, तो ये भी एक तरीके से ब्लड लाइन में ही ब्लड लाइन में आएगा, क्योंकि आपके चलता आ रहा है ना। अब वही चीज़ वो आई क्यों थी ब्लड लाइन के लिए, मैं ये भी बताती हूँ, क्योंकि सेम डिसऑर्डर्स उनके लड़के में आने लग गया जो कि अभी 20 साल का है। अच्छा, सेम डिसऑर्डर उनके लड़के में आने लग गया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो झेल गई ये सारी चीज़ें, मेरा लड़का नहीं झेलना चाहिए। आ गया ना ब्लड के अंदर, ठीक है, और लड़का यहाँ रहता भी नहीं, बाहर रहता है, आउट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा वहाँ तो उसके पास कोई है भी नहीं, यहाँ पे तो फिर भी मेरी फैमिली है देखने के लिए। तब जाके वो ब्लड लाइन हीलिंग के लिए आए और उनका हमने किया, तब जाके कर्स हुआ। सिमिलर एक और मेरे क्लाइंट जिनके यहाँ क्या है, जो मैं ये डिवोर्स केसेस वाला बता रही हूँ, इनके यहाँ सारी लड़कियों की शादी हुई, सबके डिवोर्स हुए, और डिवोर्स होने के बाद फर्स्ट डिवोर्स, सेकंड मैरिज हुई। सेकंड मैरिज के अंदर 3 लड़कियाँ, ये 3 बहनें, तीनों में से किसी के भी बच्चा नहीं हुआ, किसी के भी बच्चा नहीं। मैं हूँ, मेरी सिस्टर्स हैं दोनों, हमारी फर्स्ट मैरिज हुई, उसमें डिवोर्स हुआ, सेकंड मैरिज हुई, चलो ठीक है हो गई जैसे तैसे। अब इसके अंदर क्या वो आ रही है प्रॉब्लम, किसी के भी बच्चा नहीं हो रहा। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि तीनों बहनों के ही डिवोर्स हो गए, और डिवोर्स हुए, चलो पहला दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी के अंदर किसी के बच्चा नहीं हो रहा। इमेजिन करके देखो क्या है ये, ब्लड लाइन में चलता आ रहा है ना। इनकी भी हीलिंग की गई। ऐसे ही एक और क्लाइंट जिनके यहाँ घर में चाहे कितना ही सब कुछ कर लो, बैंक्वेट्स बुक हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, अरेंज मैरिज के लिए सारी प्लानिंग हो जाती है, लेकिन एट द एंड आके क्या होता है, शादी प्रॉपर तरीके से होती नहीं, एट द एंड कोर्ट मैरिज ही होती है उन लोगों की। अच्छा, ये भी ब्लड लाइन के अंदर है। एक और क्लाइंट, इनके यहाँ कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता, कोई 2 व्हीलर नहीं खरीद सकता, ये चला ही नहीं सकते। अगर ये कोशिश करेंगे चलाने की तो इनके क्या होता था, इनके एक्सीडेंट हो जाते थे। इस तरीके के केसेस आते हैं मेरे पास ब्लड लाइन में कि सेम पैटर्न, सेम गाड़ी वाले भी पितृदोष था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पितृदोष नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आपका कर्स आ रहा है कि सेम ही चीज़ सबको लगी जा रही है। समझ रहे हो आप, सेम ही चीज़ फॉलो हो रही है, सब एक ही चीज़ एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं।
ठीक है। अब जब हमारी ब्लड लाइन हीलिंग ओपन होती है ना, हम उनके एंसेस्टर को बुलाते हैं, तो वो खुद बताते हैं कि इनको ये कर्स लगा हुआ है, इनको ये दोष बना हुआ है, या मेरे लिए जो पूजा पाठ होती है पितरों के लिए उसके अंदर कोई कमी रही है। समझ रहे हैं? अब क्या होता है कि जैसे मेरे पितरों की पूजा होती है, वहाँ पे पानी रखा जाता है, मीठा रखा जाता है, और हर अमावस्या पे पूजा होती है पितरों की। आपने नहीं करी, आपके पितृ क्या होंगे? आप किसी को हर महीने रोज मतलब हर अमावस्या पे खाना खिला रहे हो, आपका टाइम फिक्स्ड है, आपने अचानक से छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने कोई और देवी देवता की पूजा करने शुरू कर दी, कोई पीर बाबा को मानना शुरू कर दिया, कुछ कर दिया। ऐसे में एंसेस्टर क्या करेंगे? आप मुझे बताएं। आपको मैं रोज खाना खिला रही हूँ, दीपक भाई आओ खाना खाओ, दीपक भाई आओ खाना खाओ, दीपक भाई आओ। एक दिन से अचानक से कहते दीपक भाई तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जाओ। आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप कहीं ना कहीं या तो आप उनको दोष दोगे या आप कर्ज करोगे कि जा अब आज से तेरा सब देखियो कैसे खाएगी तू खाना, कुछ ना कुछ होगा ना। तो ये खुद पितृ आके बताएंगे कि आपका कर्ज हो रखा है, आपका पितृ दोष हो रखा है। कुछ पैटर्न्स हैं, अगर वो सेम फॉलो हो रहे हैं तो पॉसिबल है कि पितृदोष है। और अगर आपने ऑलरेडी कहीं कुंडली दिखा रखी है और आपको ऑलरेडी पता है पितृदोष बन रहा है, तो आप वो भी डायरेक्ट हीलिंग बुक करो। ओके, आपको पता लग जाएगा। मैम एक चीज़ और बताओ, बहुत सारे जैसे ऐसा कहा जाता है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हेरिडेटरी होते हैं, जैसे शुगर हो गई या किसी कोई गंजापन हो गया, कोई मतलब बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो भी पितृ दोष में ही आते हैं क्या? वो भी ब्लड में ही आता है। अब देखो हमने ना एक नाम दे दिया बनाने के लिए, पितृदोष पितृदोष पितृदोष। एक्चुअल में वो दोष है, पितरों को हटा दो आप यहाँ पे, वो दोष है। जैसे कि हर किसी के सर पे गंजापन आ रहा है ना, जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया, वो क्यों आ रहा है? ब्लड में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम डॉक्टर, अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि अरे कोई विटामिन की भी तो कमी हो सकती है, तो क्या सब फैमिली मेंबर्स में या सारे मेल्स के अंदर ही आएगी? फीमेल्स में क्यों नहीं आ रही वो चीज़? मान रहे हो, फीमेल्स में क्यों नहीं आ रही? तो वो दोष कहाँ से बन रहा है, कहाँ से वो शुरुआत हुई? ऐसा तो है नहीं कि आपके शुरू के जो 4 जनरेशन है 5 जनरेशन है उनमें गंजापन होगा, लेकिन कहाँ से डेवलप हुआ? अब आपने अगर किसी महिला को बुरी तरीके से बिहेव गलत किया, उनका जो है रिस्पेक्ट नहीं की, या किसी बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, कहीं ना कहीं आपने दोष बना लिया ना, अपने ऊपर बना लिया। उस दोष के लिए कोई ना कोई तो आपको कंसर्न आएगा ही आएगा, आज नहीं कल, आपको नहीं आपकी आने वाली पीढ़ी को। हमारे माँ बाप क्या कहते हैं? अच्छे कर्म कर, तू नहीं तेरी पीढ़ी भुगतेगी। सुनते आ रहे हैं ना हम ये बचपन से ही, है ना। तो ये होता है, आप अगर अच्छा कर रहे हो तो अच्छे कर्म भी आपकी पीढ़ी के लिए और आपके लिए रहेंगे, बुरा कर रहे हो तो बुरे कर्म भी आपके और आपकी पीढ़ी के लिए रहेंगे। यहाँ पे कर्म दोष सब मैटर करेगा फिर। अच्छा मैम एक चीज़ बताओ, एक जनरल बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हर इंसान जैसे अपनी लाइफ पूरी करता है, उसके बाद उसकी आफ्टर लाइफ जो भी है वो रहती है, और हो सकता है रीबर्थ हो जाए या कुछ हो जाए, तो जब आप किसी एनर्जी को बुलाते हो उनके पितरों की, तो वो कैसे आ सकता है? अगर उन्होंने रीबर्थ ले लिया हो, वो पता नहीं कहाँ हो या क्या, मतलब ये होता कैसे है? बहुत गुड, थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पुट करने के लिए, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता है। लोगों का मानना होता है ये कि अगर आपके पितरों की शांति नहीं हुई है, वो तृप्त नहीं हुए हैं, तो वो मतलब वो आत्मा बन के भटक रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हमारी जब डेथ होती है, हमारी जो सोल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट वो जिसने नया जन्म ले लिया, दूसरा पार्ट वो ही रह जाएगा जो आपके ऑलरेडी थे रिश्ते। जैसे कि मैं हूँ, मैं जब मरूंगी मेरा एक हिस्सा नया जन्म ले लेगा, एक सोल नई जन्म ले लेगी, और पुराने वाला जो हिस्सा है वो एज एन एंसेस्टर आपका रहेगा। और ये कितनी पीढ़ी तक रहता है? अब आप सोचो कि मैडम 10 पीढ़ी तक क्या ये सेम रहेगा? नहीं, ये सिर्फ 4 पीढ़ी तक रहेगा। आप देखोगे श्राद्ध भी हम 3 पीढ़ी तक करते हैं, 4थी पीढ़ी से हम श्राद्ध करना बंद कर देते हैं। मेरी 3 पीढ़ी मेरा श्राद्ध करेंगी, 4थी पीढ़ी से मेरा श्राद्ध नहीं करेंगी। सिमिलर सोल 3 पीढ़ी तक आपका साथ देगी, 4थी पीढ़ी में वो इस फैमिली से डिटैच होके नई फैमिली के लिए वो 3 पीढ़ियों में डेवलप हो जाएगी। जो पुरानी सोल रहेगी, पुरानी सोल, यस। तो वो कैसे नई फैमिली? कहते हैं कि एक ही है, मतलब वो थोड़ी मैंने मना नहीं किया, सोल में मना नहीं कर रही, एक नहीं है, लेकिन ये डाइवर्ट हो रही है। समझ रहे हैं? आप 2 हिस्से ले रही है। ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन से उसमें? आप शिव पुराण देखो, आप गरुड़ पुराण देखो। अच्छा। क्यों पढ़वाते हैं हम? इसीलिए तो होता है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि आप अपने पितरों, क्योंकि पितरों की ब्लेसिंग्स, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इतनी इंपॉर्टेंट है कि भगवान से पहले उनको पूजा जाता है। बहुत जगह आप देखोगे पहले उनको हाथ जोड़े जाते हैं, उनके लिए आपके ब्लड से रिलेटेड जितने भी रिश्ते रहे हैं आज तक, है ना। अब यहाँ पे पितरों में सिर्फ आपके एक ही पीढ़ी नहीं आएगी कि आपके दादाजी आ गए, उनके भी दादा, उनके भी दादा, उनके भी दादा, वो भी पीढ़ी आ जाएंगी। इसलिए तो जो हमारी ये सोल है, इस जो अभी आपके हैं एंसेस्टर, उनको हम बुला सकते हैं। अच्छा, यस। तो इसमें क्या सिर्फ दादा दादी वही आते हैं या बुआ चाची फूफा ताया? मैं बता रही हूँ ना, ये जो हैं जो सावित्री नाम बताया, ये इनकी बुआ थी। अच्छा। हाँ, ज़रूरी नहीं है। आप जो प्रेयर करवाते हो उसमें मैं कहती हूँ कि जितने एंसेस्टर्स हैं आप उन सबको याद करो, उनको बुलाओ। प्रेयर का एक कॉन्सेप्ट है, वो करवाती हूँ। जिसको आना है ना, जिनको आप जानते भी नहीं हो, वो भी आ जाते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ जब आप ब्लड लाइन हीलिंग अपनी करवा रहे हो तो आप अपने किसी एक बड़े बूढ़े को साथ में बैठा लो, जिनको कुछ पता हो आपके पूर्वजों के बारे में, ताकि वो श्योरिटी दे दे, अरे हाँ ये थे। जैसे एक क्लाइंट, इनके एक एंसेस्टर आए, जब मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ मैं ज़मीन में धंस रही थी, मैं ऐसे उनकी रीडिंग कर रही हूँ और वो भी कह रहे हैं कि मैं अंदर जाए जा रही हूँ, मैं अंदर जाए जा रही हूँ। मैंने कहा मुझे भी फील हो रहा है मैं अंदर जा रही हूँ। फिर थोड़ा मैंने टाइम लिया, मैंने कहा ओके ये क्या हो रहा है बताएं मुझे। देखा तो जो आए थे एंसेस्टर, उनकी हाइट कम थी, वो डॉफ थे, मतलब जो बोने लोग जिन्हें हम बोलते हैं वो डॉफ थे। तो इसलिए मुझे वो हाइट कम का रियलाइजेशन कराना, वो बताना, और सेम चीज़ जो मेरी क्लाइंट रीडिंग करवा रही थी उनको फील हो रहा था इमीडिएट। तो मैं कह रही हूँ ना कि ब्लड लाइन के अंदर आपके ऊपर भी आ सकते हैं आपके पित्र, आपको भी महसूस होंगे, मुझे भी होंगे। मेरे क्लाइंट्स को बाकायदा उनके पित्र आते हुए देखते हैं। जिस लड़की का मैं बता रही हूँ, मैं आपको अभी ऑफ कैमरा उसका ना फीडबैक भी दिखाऊंगी। उन्हें वीडियो बना के मुझे शेयर किया है कि उसने अपने भाई के लिए कुछ मीठा बना के रखा था। उसने बाकायदा देखा है कि उसके भाई ने वो मीठा खाया है। इतना तक उसने देखा है। गायब हो रही है चीज, जो गायब नहीं होती है, मतलब प्रॉपर आपको दिखेगा जब आप हीलिंग करवाते हो कि वो बैठे हुए प्रॉपर खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा। आपको आपके एंसेस्टर सिर्फ मुझे नहीं दिखेंगे, आपको भी दिखेंगे। अगर आप कैपेबल हैं, आप चाहते हो दिल से कि आप बुलाएं उनको, आपकी ब्लड लाइन हीलिंग हो, या आपके जहाँ से भी कोई भी दिक्कत आ रही है, कर्स आ रहा है किसी से, जैसे बिल्ली वाला कर्स, उनको दिखी वो बिल्ली। बट मैम किसी को भी दिख जाना ये एक बहुत बड़ी बात नहीं। चलो आप तो हीलिंग करते हो और आप अपने आप को रखते हो, प्रोटेक्टेड रखते हो, आप इतनी पूजा भी करते हैं। अब अगला बंदा कितना मांस मट्टी खाने वाला है, वो अल्कोहलिक है, कुछ भी, उसको थोड़ी ना इतनी ऐसी एनर्जीज इतनी इजीली दिख जाएंगी। इसीलिए तो मैं मीडियम हूँ बीच में। तो उनको नहीं दिखेंगे जो ऐसी वो नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं दिखेंगी, उनको महसूस होंगी, लेकिन प्रॉपर हाई वर्जन में। जैसे कुछ क्लाइंट्स को पूरी दिखती हैं, उनके एंसेस्टर सामने बैठे हुए तक दिखते हैं, उनको दिखते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है या जिसको नहीं होता, उनको महसूस लेकिन 100% होती है कि येस मेरे एंसेस्टर आए हैं, मेरे को पता लगे हैं। उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ आपको वो अपनी श्योरिटी ज़रूर देखेंगे कि मैं यहाँ पे हूँ। या वो ऐसी कोई चीज़, जैसे मैंने बताया, नाम बता दिए मुझे या फिर अपनी कोई प्रेजेंस बता दी, वो ऐसा कुछ बता के जाएंगे कि आप कहोगे यस ये तो कोई नहीं था, ये तो ज़रूर मेरे ही, मतलब मैंने इनको कभी कुछ नहीं बताया बैकग्राउंड में, तो ये इनको कैसे पता नाम, है ना, इस तरीके से। तो वो फ्यूचर भी जानते हैं हमारे एंसेस्टर्स, हमारा सब जानते हैं। हमारे एंसेस्टर्स को हर चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ का ज्ञान है हमारे एंसेस्टर। अब जैसे मैं बता रही थी, एक जो क्लाइंट हैं, इनको खुद दिखे हैं और इन्होंने खुद देखे हैं कि इनके एंसेस्टर वहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने बता दिया, मैंने बाद में बताया, मैंने कहा मुझे ये दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पहले बताओ आपको और कौन दिख रहे हैं। उन्होंने खुद बता दिया मुझे ये मेरे एंसेस्टर दिख रहे हैं। ज्यादा आ गए थे वो, मतलब जरूरी नहीं है आपके एक ही आए। अच्छा, आपके मल्टीपल एंसेस्टर्स भी आ सकते हैं, आपको वो आके बताएंगे। तो जब ये होता है कि आप मल्टीपल एंसेस्टर्स को बुला रहे हो या कुछ भी, वो प्रॉपर आके बताएंगे, दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप कैसे हो, आपको बता देंगे, नाम बता देंगे कि ये है और ये पर्सन है, इस पर्सन से दूर रहना। फ्यूचर उनको पता होता है, जैसे कि उन्होंने बताया था कि नीलम को बोलना अपने ब्लड का ध्यान रखे, इसको ब्लड से रिलेटेड इशू आने वाले हैं। मैंने कहा नीलम कौन है? कहते हैं बुआ की बेटी है। अब मुझे कहाँ से पता होगा बुआ की बेटी का नाम नीलम है? समझ लो, उन्होंने बोला, बाकायदा बताया कि इसको बोलना कि अपनी ब्लड से रिलेटेड कंसर्न का ध्यान रखें। तो ऐसा है तो फिर लोग अपने एंसेस्टर्स को बुला के अपना फ्यूचर नहीं पूछते कि एस्ट्रोलॉजर पे नहीं जाएंगे, ब्लड लाइन वालों को हीलिंग करवा के उनसे ही पूछ लो एंसेस्टर्स से? यहाँ पे क्या होगा, एंसेस्टर आपकी जो परेशानी है उसका जवाब देने आएंगे,
याद रखना, आपकी जो परेशानी है उसका जवाब या आने वाली है उसका जवाब देंगे। जैसे सपोज मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर्स को भी या किसी को भी कंसल्ट तब करता है जैसे वो परेशान, सपोज वो परेशान है कि यार मेरा ना बिजनेस नहीं सेटल हो पा रहा या कोई ऐसा चल रहा है। एग्जाम्पल बताओ इसका, जैसे हाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, यही जो मैं एक क्लाइंट बता रही हूँ, इनके बिजनेस लॉसेस थे, इनके ऊपर डेब्ट चल रहा था, इनके एंसेस्टर आके बता गए फर्नीचर का बिजनेस कर लो। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि फिर इस केस में इंसान को किस हद तक फ्यूचर बंदा इस केस में इंसान को एस्ट्रोलॉजर या कहीं और कोई और उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। ये डिपेंड करता है आपका मेजर इशू कितना है, ठीक है, इशू कितना मेजर है उस पे, और एंसेस्टर को क्या बताना है उस पे। मेन जो आपका कंसर्न है वो तो उसके लिए तो वो देंगे हीलिंग, जिस कंसर्न के लिए आप आए हो। उसके अलावा उन्हें क्या बताना है वो उन पे निर्भर करता है। जैसे कि आप मेरे पास आ रहे हो एज एन, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ फॉर एग्जांपल, आपने मेरे से पूछा मैम मेरे को फाइनेंस की बहुत दिक्कत हो रही है तो बता दो, तो मैं बता दूंगी ये उपाय है, ये कर लो, आपके इतने दिन का टाइम चल रहा है ये। इसके अलावा मुझे दिखेगा भाई थोड़ा ध्यान रखियो अगले 4 महीने में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेरी इच्छा है, सिमिलर एंसेस्टर की इच्छा होती है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, कि आगे का वो बता, जैसे अब इस क्लाइंट के लिए बताया और किसी के लिए नहीं बताया, ठीक है, फ्यूचर का कि ये बिजनेस कर लो, इसी को क्यों बताया और किसी को, शायद हो सकता है यहाँ पे इसके बिजनेस के ज़्यादा लॉसेज हों और उनको दिख रहा है कि भाई मेरे परिवार के लिए मुझे अच्छा करना है, तो उन्होंने बता दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीइंग अ मीडियम उनसे ये पूछ लें कि बताइए इसका इसमें क्या होगा, इसका प्रोफेशनल कैसे चलेगा, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। कि इसका काम कैसे चलेगा, वो खुद से कुछ बता दें तो बात खुद से बता देंगे। लेकिन आपका जो मेन कंसर्न है, जैसे मेरी क्लाइंट है, उन्होंने पूछा था कि बेबी नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या है, उन्होंने उसका रीज़न बताया क्यों नहीं हो रहा, क्या रीज़न रहा है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने रेमेडी बताई और उन्होंने ये तक बता दिया कि बच्चा अब आगे क्या होगा। अच्छा। हाँ। अच्छा मैम, जैसे मान के चलो बच्चा नहीं हो रहा या कोई भी काम नहीं बन रहा, उसका एक वैलिड रीज़न भी है, सपोज कोई ब्लड लाइन वाली चीज़ नहीं है, जैसे मान लो कुछ विटामिन्स की कमी है या कुछ बॉडी में ही कोई प्रॉब्लम है, बट तो वो चीज़ मेडिकल रिपोर्ट्स में भी है। हाँ। वो चीज़ रीज़न सबको पता है। उस केस में कोई हीलिंग लेने आए तो आप उनकी हेल्प कर पाते हो या आप कहते हो ये तो क्लियर है ही, ये नहीं बन रही बात। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जब ऑलरेडी आप, मैंने इसीलिए सबसे पहले क्या बोला कि सेम पैटर्न है और डॉक्टर भी ट्रीट नहीं कर पा रहे, उसमें तो होता ही होता है, बट स्टिल यहाँ पे फिर भी हम एंसेस्टर्स को बुला के पूछ लेते हैं कि आप बता दीजिए कि क्या हो सकता है। सब कुछ करवा के देख लिया, सब नॉर्मल है, आप ही का तो परिवार है, आपका ही तो वंश बढ़ेगा और किसी का तो नहीं बढ़ेगा, आपका ही वंश बढ़ेगा, तो बताओ इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। तो रेमेडी दे जाते हैं कि ये कर लो हो जाएगा, या इतना टाइम दिए जाते हैं, इतने टाइम में आपके हो जाएगा। कभी वो ऐसा भी कहते हैं नहीं होगा, इसकी नहीं लिखा किस्मत में? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, टचवुड। अच्छा। आज तक तो नहीं हुआ। जितनी रेमेडीज दी सारी काम करी हैं। हाँ, रेमेडीज सारी काम किया, और वो भी हर, ये सेम रेमेडी कभी किसी की नहीं हुई, ये भी बता दूंगा, कभी किसी की सेम रेमेडी नहीं हुई, सबकी अलग होती है, किसी की कुछ होती है, किसी की, मैं बता रही हूँ ना, एक से माफ़ीनामा, कोई रेमेडी है ये? माफ़ीनामा लिखवाना कोई रेमेडी है? नहीं। लेकिन क्योंकि वो कर्ज लगा हुआ था, ये जो मैं बता रही हूँ दैट वाज कर्ज, है ना, वो कर्ज को ठीक करने के लिए माफ़ीनामा दिया गया कि अब जो हो गया उसको हम कैसे पलट सकते हैं। साथ में एक और उन्होंने बाकायदा नाम बताया, चंदू। अब मैंने पूछा ये चंदू कौन है, कि हमारे जो छोटे भाई हैं, इनके जो हस्बैंड के चाचा हैं, वो चंदू वो थे, वो आए, फिर वो बता के गए कि ये कर दो। तो आप अपने मेन कंसर्न के लिए तो कर सकते हो और चीज़ों के लिए भी कर सकते हो। मैम अभी दिवाली आने वाली है आसपास, तो थोड़ी रेमेडीज हो जाए दिवाली की, कैसे लोगों को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? बिल्कुल। सो देखो, दिवाली पे हम बात करते हैं नवरात्रों से जो है ये एनर्जीज, और अगर उससे भी थोड़ा पीछे जाओगे पितृपक्ष से एनर्जीज जो है वो हमारी डाइवर्ट होनी शुरू हो जाती हैं, एज एन हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदुओं की जो है एनर्जीज डाइवर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारी जो नई शुरुआत होनी शुरू होती है वो होती है नवरात्रों से। वो नवरात्रों से शुरू होते दिवाली तक आती है। दिवाली पे हमारी क्या होती है, दिवाली के बाद हमारी आ जाती है देव उठान, मतलब देव हमारे सो रहे होते हैं जो, वो उठ जाते हैं, एनर्जीज हाई हो जाती हैं। दिवाली पे हमें सबसे पहले तो अपने घर की, वही नॉर्मल है, क्लीनिंग तो करनी ज़रूरी है, लेकिन क्लीनिंग में किस चीज़ का ध्यान रखना है ये हमारा है। अगर स्पिरिचुअली हम बात करें तो हमें सी सॉल्ट मॉपिंग और अपने घर के हर कोने के अंदर कपूर जरूर रखने चाहिए। अब पूछो क्यों? एक तो घर वैसे सुगंधित रहेगा, दूसरी चीज़ आप देखोगे यूजली जो नेगेटिविटी है, अब यहाँ पे नेगेटिविटी, यहाँ पे भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर वो भी है तो भी वो यूजली कॉर्नर्स के अंदर ही डेवलप होती है, वो कॉर्नर्स के अंदर ही बैठती हैं। आप देखो कोई अगर जिसके ऊपर नेगेटिविटी है, जिसको नेगेटिविटी फील होती है, उसको किसी कोने में ही क्यों फील होती है यूजली, है ना।
तो आप कोनों के अंदर, घर के कांच के बाउल के अंदर कपूर रखना शुरू कर दो, है ना। ये आप नवरात्रों से शुरू कर सकते हो, हर मंगलवार इस कपूर को आप बदल सकते हो। तो उसे जलाना है या बस रखना है? सिर्फ रखना है। कपूर ऐसे होते हैं वो अपने आप उड़ने लग जाती है, थोड़े टाइम बाद वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, तो वो आप रख सकते हो, है ना। एक तो ये रेमेडी कर सकते हो। दूसरा, छोटी दिवाली जो होती है हमारी नरका चौदस, दैट इज नरक, हमारे घर का सारा नरक निकला जाता है। उसके अंदर आप देखोगे जो पुरानी झाड़ू भी होती है ना, हमारी जो मॉपिंग होती है, उसको हमें ज़रूर बदलना चाहिए। नरका चौदस पे वो पुरानी झाड़ुओं को हटा दो, नई झाड़ुओं का इस्तेमाल करो आप, ठीक है, कि आपने पुराना नरक निकाल दिया। साथ ही साथ घर के अंदर आप 5 दिए ज़रूर लगाओ, और वो भी देसी घी के, ठीक है। अगर देसी घी नहीं है, चलो फॉर एग्जांपल, भगवान ना करे, है ना, नहीं है, तो एटलीस्ट आप तेल के, सरसों के तेल के दिए लगाओ, लेकिन 5 दिए जरूर लगाओ। एक अपने कूड़े के पास जरूर रखो, ठीक है। एक आप अपने, जहाँ आपके पानी का स्रोत है, जहाँ से पानी आपके आ रहा है मेन घर के अंदर, एक वहाँ जरूर रखो। एक रसोई में, एक देवी देवता के पास, और एक पितरों के पास। ये 5 दिए आपको ज़रूर रखने चाहिए, मैंडेटरी। इससे क्या होगा, घर का नरक बाहर निकल के पॉजिटिविटी एंटर होगी आपके घर में, ठीक है। और मैम जैसे ये भी कहा जाता है कि दिवाली के टाइम ज़्यादा बाहर मत निकलो, घर में रहो। कोई किसी को ज़रूरी काम है, निकल रहा है कोई, तो कोई प्रिकॉशन ऐसा है कि वो क्या ले सकता है कि उसे बैड एनर्जी इफेक्ट ना करे ज़्यादा? देखो, निकलना क्यों नहीं चाहते हैं, पहले ये बताते हैं हम कि क्यों नहीं निकलना चाहिए। निकलना इसलिए नहीं चाहिए कि इस टाइम पे होली, दिवाली, दशहरा 3 ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे एनर्जीज़, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, बहुत एक्टिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी चीज़ों की भी पूजा होती है और बुरी चीज़ों की भी पूजा होती है, बिकॉज ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो आप जब निकलो, आप कोशिश करो कि सरसों का तेल, अगर आप पूरे सर में नहीं लगा सकते, तो थोड़ा सा उंगली में लेके अपनी गुद्दी पे ज़रूर लगाओ। क्या है, कड़वा तेल हो गया ना, वो कड़वा आपके सर के अंदर, सरसों का तेल जब कड़वा तेल लग गया, इट मीन्स कि कोई भी नेगेटिविटी आपको तरफ नहीं खींचेगी। अवॉइड करो ओरिजिनल परफ्यूम और इत्र लगाने के। लोग भर भर के परफ्यूम और इत्र लगा के जाते हैं, ओरिजिनल वाले, नकली का तो कोई वो जो सेंटेड है, वो बने हुए केमिकल, उनका बना। ओरिजिनल, क्योंकि खुशबू से चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। और कोशिश करो चौराहे वगैरह, ये जो 4 रोड्स होते हैं, चौराहे वगैरह, इनको आप क्रॉस करो तो थोड़ा सा ध्यान से, बस, बाकी और कुछ नहीं। बाकी नॉर्मल रूटीन करो, जितना वहम उतनी बातें। चौराहे पे तो बहुत ज़्यादा टोने टोट के होते हैं दिवाली वाले दिन। दिवाली वाले दिन बहुत टोने टोट के होते हैं, तो चौराहों से तो बच के रहो, ध्यान से देख के निकलो, सबसे पहली चीज। अच्छा मैम, एक चीज़ और, दिवाली जब आती है तो लोग आजकल क्या मतलब पहले से देखते आ रहे हैं कि कार्ड पार्टियां बहुत होती हैं दिवाली से पहले वाले दिनों पे, और दारू चलती है, लेकिन बहुत से लोग दिवाली वाले दिन भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। वो किस लेवल पे इफेक्ट करता है उनको? देखो, नहीं करना चाहिए। रीज़न, एक तरफ तो आप घर में माँ लक्ष्मी को बैठा के पूजा कर रहे हो कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए। दूसरी तरफ आप कार्ड्स खेल रहे हो, चाहे भले ही आप शौक के लिए खेल रहे हो। स्पेशली दिवाली वाले दिन खेलेंगे लोग कि कार्ड्स खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, इन शॉर्ट अगर बोला जाए, जुआ खेल रहे हैं, भले ही शौक के लिए खेल रहे हैं, कोई उनकी हैबिट नहीं है, तो आप गलत ही तो कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो। एक तरफ आप अपने घर, कहते हैं मेन दिवाली वाले दिन आपको अपने घर की लक्ष्मी को देना भी नहीं चाहिए किसी को, कि आपको घर के लक्ष्मी को बाहर पैसे किसी को नहीं देना चाहिए। तो ये इफेक्ट तो करेगी ना आपके फाइनेंस के अंदर, कहीं ना कहीं ये आड़े तो आएगी। आप लक्ष्मी को बुला रहे हो, एक तरफ आप पूजा करके आपने उसको इनवाइट किया है, दूसरी तरफ आप कार्ड्स खेल के उसको दूसरे को पकड़ा रहे हो कि ले भाई ये मेरी बेट इतने की, समझे? तो गलत हुआ ना कि आपने तो उसको रुकने का स्रोत ही नहीं दिया, आपने तो उसको निकाल दिया तुरंत बुला के, तो ये तो गलत हुआ ही हुआ। तो कार्ड्स तो नहीं खेलने चाहिए मेरे हिसाब से। कार्ड्स खेल लो बिना पैसों के, पैसों को इन्वॉल्व करें। जुआ तो जुआ है ना। अच्छा, जुआ तो जुआ है, गलत तो गलत। पैसा अगर इन्वॉल्व होगा, नहीं भी होगा तब भी दिक्कत है। कार्ड्स देखो, वो एक आपका जो जुआ लगा, कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी यहाँ पे आई। आप कितनी कोशिश कर लो, आप किसी ना पैसों की ना लगाओ, किसी और चीज़ की बैट लगाओगे, बैट तो आप लगा ही रहे हो ना, जुआ तो आप खेल ही रहे हो ना। तो जुआ किस में आया? लक्ष्मी का निरादर ही तो हुआ। नॉर्मल ऊनो कार्ड तो चलते हैं, वो तो खेल ही सकता है। हाँ, वो खेल सकते अब खेल के ही मानना है तो फिर खेल ही लो, फिर तो लूडो भी खेल। ऐसा मत करो कि ऊनो भी ना खेले आदमी। अब ऐसा भी मत करो, कई कह रहे हैं पत्ते खेलना मना, चलो लूडो में पैसा लगाओ हम पत्ते खेली। लेकिन जुआ तो जहाँ आपने बैट लगाई, मतलब आपने, चलो बैट मत लगाओ, नॉर्मल गेम्स तो खेल सकते हैं। गेम्स खेल लो। अरे तुरुप चाल हो गई, 3-2-5 हो गया, अपना ब्लफ हो गया, तो खेल सकते हैं। नहीं, इन्हें तो खेलना, इन्हें पार्टी करनी ही करनी है। पार्टी तो बनती।
तो अच्छा एक बात बताओ, पार्टी ऐसे नॉर्मल नहीं हो सकती, मिले यार दोस्तों ने बात की, एंजॉय किया, मसाला भी तो चाहिए ना मैम बीच में। नहीं ऐसे पता है, अगर बात कार्ड्स की करें, अगर सट्टा नहीं लग रहा है, पैसे नहीं लग रहा है, तब तो सही है, वो तो नॉर्मली बनते अपने घरों में खेलते हैं जैसे हम खेलते हैं। वो तो ट्रेन में भी खेल लेते करने के लिए कहूंगी, लेकिन अगर आप किसी चीज की बैट नहीं कर रहे हो तो खेल सकते तो बढ़िया है। पर बुरा असर तो नहीं होगा ना कोई नहीं, बुरा असर नहीं होगा, तू खेल दबा दे मानना तुझे मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा मैम, कार्ड से याद आया, ये कुछ कार्ड्स रखे हैं आपके पास, इनके बारे में थोड़ा बताओ। ओके, तो ये है माँ काली के कार्ड्स, ठीक है। ये आपने खुद बनवाए हैं? नहीं, ये बने बनाए हैं, ठीक है। ये एलिना फ्लेयर जो है उन्होंने किए हुए हैं, अगर आप इनको देखोगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग ये कार्ड्स ले तो लेते हैं और लेके फिर इनको ना सजा के रख लेते हैं अपने पास। आप जितने भी रीडर्स देखोगे, टैरो कार्ड रीडर्स या हीलर, उनके पास ये कार्ड्स मोस्टली आपको मिलेंगे क्योंकि उनको माँ काली से प्यार है ना। लेकिन इसको रीड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये लोग पढ़ नहीं पाते। इनसे आप प्रॉपर अपनी गाइडेंस ले सकते हो माँ से। इसमें माँ काली के डिफरेंट रूप हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनके यंत्र, उनकी जो हैं मंत्रा से रिलेटेड, आपके चक्रा से रिलेटेड सब चीज़ें हैं इन कार्ड्स में। नॉर्मल टैरो कार्ड से बेटर है ये? मैं, अगर आप मेरे से पूछोगे, क्योंकि मैं काली भक्त हूँ, तो मैं कहूँगी शायद हाँ, मेरे लिए शायद हाँ। लेकिन टैरो तो फिर टैरो है, उसके अंदर एक्यूरेसी की आप इससे ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे चीज। प्रिडिक्ट दोनों में एक ही चीज़ें होंगी, मतलब एक्यूरेसी दोनों की सेम आएगी। लेकिन क्यों मैंने बोला ना मेरे लिए हाँ, क्योंकि मेरे को माँ काली से बहुत प्यार है ना, मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है, उनका हाथ है, एक्यूरेसी दोनों की सेम है। बट मैम ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर नहीं आ गया, हर चीज़ को कार्ड में कन्वर्ट कर देना? हाँ। और मतलब आम जनता कैसे इस पे भरोसा करे, क्योंकि हमारा कल्चर ये था ही नहीं, कार्ड्स कौन सा पिक होगा, ये तो बाहर का कल्चर है। तो हमारे जो रिचुअल्स हैं या हमारी काली माँ है, उनके कार्ड्स कोई कैसे बना सकता है? और वो भी कोई ये फॉरेनर ने बनाया? ये फॉरेनर ने बनाया, और इसने न जाने कितने साल माँ काली की उपासना की है। अच्छा, अगर आप इनकी बात करेंगे, इन्होंने न जाने कितने साल माँ काली की उपासना की है, एंड शी कन्वर्टेड एज एन हिंदू। अच्छा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, सिर्फ इसीलिए कि उनकी एनर्जी, उनकी पावर देखते हुए उन्होंने ये कार्ड्स बनाए। और इसमें आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी के लिए, आप में से तीनों में से किसी का एक का निकालती हूँ कार्ड। किसका निकालूं बताओ? किसी का भी निकाल दो, जिसका आपका मन करे। ठीक है, पीयूष भाई का ही निकाल लेते हैं। ठीक है, लो जी, थैंक यू। लो जी, लो, निकाल दिया कार्ड, निकाल दो। ओह, षोडशी। आप इस कार्ड को देखो और मुझे बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है। मैम मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप में से किसी को कुछ समझ में आ रहा है? ये मुझे वॉरियर टाइप कुछ लग रही है, माँ का रूप ऐसा कुछ। कैमरा पे भी दिखा दो एक बार। नहीं आ रहा ना? किसी को नहीं समझ में आते ये कार्ड्स, लोग ले लेते हैं। और अब मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी ना। इनके हाथ देखो कितने हैं? 4। मल्टीटास्कर। अच्छा, आप, ठीक है, मैंने आपकी जर्नल गाइडेंस ली है, मैंने ये नहीं लिया कि अच्छा, आपने शुभम का निकाला है? आपने पीयूष बोला, सॉरी पीयूष भाई का है ना, मल्टीटास्कर, ठीक है, मैंने वो लिया है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर आप देखो उन्होंने क्या पकड़ रखा है हाथ में, कमल, ठीक है। कमल किसका प्रतीक है, किसको चढ़ता है? माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को, है ना। तो मतलब माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपको आने वाली है। षोडशी कौन है? षोडशी माँ लक्ष्मी का वो रूप, माँ काली का वो रूप है जो हर चीज़ के पहले शुरुआत में खड़ी होती हैं, खड़े होके हर चीज़ को तोलती हैं, परखती हैं, जानती हैं और उसका निचोड़ आगे देती हैं। मतलब कि आप वो पर्सन हो जो मल्टीटास्कर है, जिसको पता है पैसा कैसे बनाना है और जिसको पता है कि R&D किस चीज़ के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके लिए आया है कार्ड। थैंक यू मैम। अगर ये नॉर्मल गाइडेंस, यू आर वेलकम। नॉर्मल गाइडेंस में अगर आप देखोगे तो इसका अलग अलग, ये हमने एक जर्नल निकाला है, ऐसे एक कार्ड निकाल लिया, लेकिन इससे हम प्रॉपर माँ काली की गाइडेंस ले सकते हैं कि आपके फ्यूचर कैसा रहेगा, है ना। इसको मैं जब सिखाती भी हूँ ना बच्चों को, वो अपने आप अपने कार्ड्स खुद ही निकालते हैं, अपने आप देखते हैं, ओके मैम इसके अंदर ये है तो इसका ये मतलब है क्या, वो उससे रिलेट करते हैं, येस मैम ये हमारे लिए एक्यूरेट बैठ रहा है, इस तरीके से। और ये प्रॉपर क्वेश्चन पूछ के इन कार्ड से आप गाइडेंस ले सकते हो। ओह वाह, बहुत बढ़िया। मैम एक चीज़ और कि आपकी इतनी सारी स्पेशलिटी, आप 3-4 चीज़ें करते हो, तो इंसान को कैसे पता चले कि उसे ये चीज़ करानी है, ब्लड लाइन हीलिंग करानी है या फिर टैरो रीडिंग करानी है या फिर माँ काली के कार्ड से हीलिंग करानी है? ओके, सो देखो, अगर आपके
फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि मेरे को जॉब कब मिलेगी, मेरा करियर कैसा रहेगा, इसके अंदर आप जाओ प्रॉपर, किसके अंदर, टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर, ठीक है। आपको अगर माँ काली से बहुत ज़्यादा प्रेम है और आप चाहते हो कि माँ काली से ही गाइडेंस मिले, तब आप जाओ माँ काली ओरेकल कार्ड से, ठीक है। इसके अलावा आप अगर आपको लगता है आपकी लाइफ के सेम पैटर्न्स हैं, आपने सब कुछ करा लिया, या फिर किसी ने बोला है पितृ दोष है, तो उसके लिए आपको किसके लिए जाना है, डायरेक्ट ब्लड लाइन हीलिंग। उसके लिए आपको टैरो पे जाना ही नहीं, पहले आप सीधे ब्लड लाइन हीलिंग करो, ठीक है। हमारा चौथा आता है एक आकाशिक रीडिंग, जो मैं करती हूँ और माता रानी के आशीर्वाद से बहुत बेहतरीन होती है, ठीक है। आकाशिक के अंदर आप कब जाइए, जब आपको लगे कि आपने ब्लड लाइन हीलिंग भी नहीं करवाई, आपने टैरो करवा लिया, आपको तो भी सोल्यूशन नहीं मिला। आकाशिक में या तो आप चाह रहे हो कि आपको पता चल जाए आपकी पास्ट लाइफ का, यूजली आकाशिक में आप अपनी पास्ट लाइफ का जानते हो कि आप पहले क्या थे, क्या किया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो पूछते हैं कि मैम हमने कोई साधना कर रखी है पास्ट में या नहीं कर रखी है, तो कैसे। तो इनसे रिलेटेड, जो पास्ट से रिलेटेड पूछना है, आप आकाशिक में आइए। ओके, तो चलो फिर दोस्तों इस पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सलूशन मैम कर सकती हैं, तो मैम से कांटेक्ट करने की सारी डिटेल्स वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैम का इंस्टाग्राम भी यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, आप इंस्टाग्राम पर जाकर मैम को खुद डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। और बहुत सी ऑडियंस है जो हमको पर्सनली मैसेज करती है कि मुझे मैम को कांटेक्ट करना है, मैम का नंबर दे दो। बहुत ईजी तरीका है, डिस्क्रिप्शन में मैम का डायरेक्ट नंबर भी मेंशन्ड है। बिल्कुल, तो सीधा सीधा जाओ, डायल करो, मैम अपॉइंटमेंट आप बुक कर लेना उनके साथ। बिल्कुल। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और बस अच्छे काम करते रहिए। इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रख कर शेयर करिए, और हम मिलेंगे ऐसे ही एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो दोस्तों। जय माँ काली। जय माँ काली।